हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट। आपका ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है जिसमें सिर्फ आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके बारे में बताया गया है और उसके कुछ फीचर्स के बारे में बताया गया है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये छोटा सा। आज हम इसको पढ़ेंगे। हिंदी में भी इसको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट ही कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वास्तविक जीवन की समस्या को हल करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स कोड को डिज़ाइन, राइटिंग, टेस्टिंग, डिबगिंग और मेंटेन रखने की एक प्रक्रिया है। मतलब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है जिसको हम कंप्यूटराइज तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए प्रोग्रामिंग करेंगे। एक प्रोग्रामिंग के द्वारा हम एक सॉफ्टवेयर, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जिससे हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो उस प्रोग्रामिंग के लिए हमें एक कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है ना। इस प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन डोमेन कार्य करता है। सॉल्यूशन यानी समाधान के लिए कुछ फॉर्मल और लॉजिकल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए जिसमें हमें सोर्स कोड लिखना है। तो प्रोग्रामिंग को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मुख्य रूप से दो तरीके की प्रोग्रामिंग होती हैं, या हम ये कह सकते हैं, एक होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। Computer programming is a process of designing, writing, testing, debugging, and maintaining the source code written in programming language to solve real life problem. There are two main approaches, a methodology of programming, procedural programming and object-oriented programming. Object-oriented programming, as the name suggests, object-oriented programming or OOPS refers to language that uses object in programming. Object-oriented programming aims to implement real-world entities like inheritance, hiding, polymorphism, etc. in programming. The main aim of OOPS is to bind together the data and functions that operates on them so that no other part of the code can access this data except the function. बेसिकली दो तरीके की अप्रोचेस होती हैं। पहली होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज की टेक्निक होती है प्रोसीजरल। ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम को एज अ फंक्शन कंसीडर किया जाता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम को फंक्शन के रूप में माना जाता है। इसके अंतर्गत किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फंक्शन को क्रिएट किया जाता है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शन के समूह लिखे जाते हैं। यह समूह भी फंक्शन ही कहलाते हैं। ये एक आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई। सामान्यतः प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम छोटे छोटे फंक्शन से मिलकर बना होता है ना। और इसलिए इसको हम इन फंक्शंस को रीयूज़ भी कर सकते हैं, सिस्टम पे कहीं कॉल भी कर सकते हैं। इसमें फंक्शन ही मुख्य पॉइंट होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्रामिंग काम करती है। अब हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए किया जाता है। इसमें हर छोटी मोटी प्रॉब्लम को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो जाता है और उसको प्रोग्रामिंग के ऑब्जेक्ट्स डिवाइड हो जाते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पीछे मूलभूत विचार ये है कि प्रोग्राम में डेटा और इस डेटा पर काम करने वाले फंक्शन को कंबाइन करके एक यूनिट के रूप में लिया जाता है और इस यूनिट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसमें हमने क्या किया कि प्रोग्राम में जो डेटा लगना है और जो फंक्शन लगना है उनको एक यूनिट में बांध दिया और उस यूनिट को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट के फंक्शन अर्थात डेटा को व डेटा पर काम करने के लिए लिखे गए ऑब्जेक्ट को हम मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट का
मेंबर कहते हैं, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसके ऑब्जेक्ट में ऐसा रियल एंटिटी एक ऑब्जेक्ट हो सकती है, जैसे हम जब भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग में जो रियल एंटिटी है उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स अ रियल वर्ल्ड एंटिटी such as a pen, chair, table, computer, watch, etc. Object oriented programming is a methodology to design a program using classes and objects. It simplifies software development and maintained by providing some concept. इसके कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं जिन पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करती है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला फीचर है इसका एम्फेसाइज ऑन डेटा रादर देन द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर की अपेक्षा डेटा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस लैंग्वेज में। जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें प्रोसीजर पे ध्यान दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोग्राम आर डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट्स। हमारा पूरा प्रोग्राम ऑब्जेक्ट में विभाजित किया जाता है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेटा स्ट्रक्चर आर डिजाइंड सच दैट दे कैरेक्टराइज द ऑब्जेक्ट। डेटा स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वे ऑब्जेक्ट का विवरण दें, वो अपने आप में ही ऑब्जेक्ट को क्लियरली स्पेसिफाई कर पाए, विवरण दे पाए। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर इन द डेटा स्ट्रक्चर। डेटा पर प्रयोग होने वाले फंक्शन डेटा स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं, मतलब जो फंक्शन हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करने वाले हैं वो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर होते हैं, उसी के अंदर बाउंड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा इज हिडन सो दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शन। जो हमारा डेटा है वो हिडन होता है, हिडन यानी कि छुपा हुआ। हिडन होने के कारण कोई बाहरी फंक्शन इसे एक्सेस नहीं कर सकते, कोई आउटसाइड द क्लास फंक्शन इसको एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, सूचना का आदान प्रदान किया जाता है फंक्शन के द्वारा। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फंक्शन के द्वारा सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यू डेटा एंड फंक्शन कैन बी इजीली एडेड वेन एवर नेसेसरी। जब भी हमें ज़रूरत होती है नए डेटा या फंक्शन को अपनी आवश्यकता के अनुसार जोड़ा जा सकता है इसमें, है ना। जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतने फंक्शन हम इसमें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिज़ाइन। ऊप्स में बॉटम अप अप्रोच द्वारा प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स थे। अब हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है उसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिन पे ये काम करती है, उनके बारे में बात करेंगे। आपकी पूरे इस चैप्टर में इन्हीं प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया गया है और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो हम भी इन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में समझते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, है ना। सबसे पहला और बेसिक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आता है क्लासेस, उसके बाद है इनहेरिटेंस, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डायनेमिक बाइंडिंग एंड मैसेज पासिंग। हमारे ये छोटे छोटे से जो हैं ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, डायनेमिक बाइंडिंग, मैसेज पासिंग, ये है कुछ प्रिंसिपल्स जिस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करती है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे छोटी, सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। एनी एंटिटी दैट हैज़ स्टेट एंड बिहेवियर इज नोन एज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अ चेयर, पेन, टेबल, कीबोर्ड, बाइक, एटसेट्रा। It can be physical or logical. An object can be defined as an instance of class. An object contains an address and takes up some space in memory.
Object can communicate without knowing the detail of each other's data or code. The only necessary thing is the type of message accepted and the type of response written by the object. ऑब्जेक्ट सबसे छोटी यूनिट है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और ये कुछ भी रियल लाइफ एंटिटी हो सकती है, जिस कोई भी ऐसी चीज़ जिसका बिहेवियर होता है, जिसकी एक स्टेट होती है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट की मूल इकाई है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मूल इकाई आपकी ऑब्जेक्ट और क्लास ही होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं आपके क्लास की। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास. इट इज अ लॉजिकल एंटिटी. A class can also be defined as a blueprint from which you can create an individual object. Class doesn't consume any space. आपका ऑब्जेक्ट जो था वो मेमोरी में स्पेस कवर कर रहा था, लेकिन क्लास कोई मेमोरी स्पेस कंज्यूम नहीं करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक क्लास ऑब्जेक्ट के लिए एक टेम्पलेट है। क्लियर। और जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की मूल इकाई ही क्लास है, और एक क्लास समान जो एक से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स का एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। जब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को बाइंड कर दिया जाए तो वो क्लास बन जाएगा। क्लियर। इसे ऑब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट के रूप में भी जाना जाता है। समझ में आया। जो कि मेमोरी में एक डेटा को रखता है। जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जावा में प्रत्येक प्रोग्राम में कम से कम एक क्लास डेफिनेशन होनी ही चाहिए। बिना क्लास को डिफाइन किए हम जावा की प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस की। When one object acquires all the properties and behavior of a parent object, it is known as inheritance. It provides code reusability. It is used to achieve runtime polymorphism. इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी प्राप्त करता है, इनहेरिटेट कर देता है। जैसे आप अपन लोगों में जो कुछ हैबिट्स होती हैं जो मम्मी पापा की बच्चों में आ जाती हैं, तो वो इनहेरिट होके आती हैं। इसी तरीके से एक क्लास और ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ दूसरी क्लास और ऑब्जेक्ट उसको इनहेरिटेट कर लेता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस द्वारा हेरारिकल क्लासिफिकेशन की अवधारणा का सपोर्ट किया जाता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अपने आप ही कुछ प्रॉपर्टीज़ इनहेरिटेड होके आ जाती हैं। ऊप्स में इनहेरिटेंस के कारण पहले से उपलब्ध क्लास में बिना किसी परिवर्तन के अन्य सुविधाएं जोड़ी जा सकती हैं। सपोज़ कोई क्लास पहले से बनी हुई है जो इनहेरिटेट करके ले ली गई है, और उसमें हमें कुछ और एडिशन करना है, तो वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए पहले से उपलब्ध क्लास में से बिना मॉडिफायर किए हुई नई क्लास तैयार की जाती है, और पहले से उपलब्ध क्लास को तथा इससे बनाई गई क्लास को डिराइव्ड क्लास कहा जाता है। इस प्रकार का प्रोग्रामर को एक क्लास का पुनः उपयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन ठीक उस तरह से नहीं जैसी वह चाहता है, और यह क्लास को इस तरह से आकार देता है कि यह शेष क्लास को कोई अवांछनीय दुष्प्रभाव उत्पन्न ना करे, और इस प्रकार से नई क्लास को उपस्थित क्लासेस की सहायता से बिना आरंभ से शुरू किए जाने की बजाय ही इसे तुरंत निर्मित किया जा सकता है। इनहेरिटेंस के द्वारा हम अपनी क्लास को पहले से बनी हुई क्लास को यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसमें डेटा रीयूजेबिलिटी की हमें फैसिलिटी मिल जाती है। और जब पहले से बनी हुई क्लास है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फंक्शंस हमें पहले से मिल जाते हैं जिनको हम यूज़ कर लेते हैं, और जो हमें नई चाहिए उसमें जो नया ऐड करना है वो भी हम उसमें नया ऐड कर सकते हैं। इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। अगला इसका फीचर्स है पॉलीमॉर्फिज्म। इफ वन टास्क इज परफॉर्म्ड इन डिफरेंट वे इट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जाम्पल, to convenience the customer differently, to draw something, for example shape, triangle, rectangle, etc. In Java we use method overloading and
method overriding to achieve polymorphism. पॉलीमॉर्फिज्म भी एक स्पेशल या मुख्य प्रिंसिपल है आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ यह होता है कि इसमें डेटा या फंक्शन का एक से अधिक रूप में कार्य करने की क्षमता, मतलब एक ही काम को हम डिफरेंट वे में भी करा सकते हैं। ये हमें जावा या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये हमें स्पेशल फीचर्स है कि हम इसके द्वारा अपने काम को डिफरेंट वे में करा सकते हैं। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग फंक्शनैलिटी इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, phone call, we don't know the internal processing. In Java, we use abstract class and interface to achieve abstraction. डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि हम इंटरनल डिटेल को छुपा लें और हमें जितना चीज़ दिखाना चाहते हैं हम बस उतना ही इनको शो करें। एब्स्ट्रैक्शन का अर्थ होता है कि ऑब्जेक्ट के केवल आवश्यक जानकारी, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रदर्शित करना तथा बैकग्राउंड की जानकारी को हाइड कर देना। क्लासेस एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए आकार, वजन और लागत एक्सट्रैक्ट एट्रीब्यूट की लिस्ट व इन एट्रीब्यूट्स को ऑपरेट करने के लिए जो फंक्शन के लिए क्लास को डिफाइन नहीं करती है। मतलब ये है कि जितना हम शो करना चाहते हैं बस उतना ही शो करेंगे, बाकी सबको छुपा देंगे बैकग्राउंड में। वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन या डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या रहता है? रैपिंग ऑफ कोड, मतलब बाइंडिंग और रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट आर नोन एज इनकैप्सुलेशन। For example, a capsule, it is wrapped with different medicines. A Java class is the example of encapsulation. डेटा इनकैप्सुलेशन में डेटा हाइडिंग भी कहा जाता है। जैसा कि आपको एक कैप्सूल दिख रहा है, यहाँ पे हम अपने कोड को एक सिंगल यूनिट में बांध दें तो वो कहलाता है हमारा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन को डेटा हाइडिंग भी कहते हैं। इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ही एक फीचर्स है। इनकैप्सुलेशन में आप प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इन्हें पब्लिक मेथड के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं, और आपके द्वारा डिक्लेयर वेरिएबल्स को आपकी ही क्लास के मेथड एक्सेस कर सकती है। कोई भी क्लास आपके वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता है। इस प्रकार आपका डेटा को हाइड भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का एक और अर्थ होता है जहाँ पे डेटा मेंबर्स और उनसे रिलेटेड कोड को बांध के, मतलब बाइंड कर दिया जाता है, जिससे आउटसाइडर एक्सेस ना कर सके। आउटसाइडर से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, वो कहलाता है इनकैप्सुलेशन प्रॉपर्टी। ये 3 लेवल का होता है: पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। इनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम अपने डेटा मेंबर्स और उनसे रिलेटेड कोड को एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दे तो वो कहलाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और इससे हमें कैप्सूल के अंदर हाइड करने का क्या मतलब रहता है कि हम इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते ताकि हमारे आउटसाइडर्स जो इसको एक्सेस ना कर सके और हमारा जो वेरिएबल और डेटा है वो हाइड रहे सबसे, इसको कोई एक्सेस ना कर सके। ये था हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन। इसके अलावा हम बात करते हैं अब मैसेज पासिंग और डायनामिक बाइंडिंग की। तो डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है? डायनामिक बाइंडिंग C++ की एक शक्तिशाली सुविधाओं में से एक है। डायनामिक बाइंडिंग में हम एप्रोप्रिएट फंक्शन का चयन डायनामिकली रूप से रन टाइम पर कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग। और नेक्स्ट है हमारा एक फीचर्स मैसेज पासिंग। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। ऑब्जेक्ट एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन उसी तरह भेजते और प्राप्त करते हैं जैसे लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते और प्राप्त करते हैं। जैसे आम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मैसेज पासिंग। ये हमारे थे फीचर्स या प्रिंसिपल्स। इनको फीचर्स में भी कंसीडर कर सकते हैं।
नहीं तो ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हमारी जो जावा है वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। क्लियर? इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।